था वो बचा हुआ था। हालांकि राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में अपने पास में है नहीं। तो जहां इंडिया का जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तब 1 महीना लगता है, 1 पोथा भरते हैं। पर जब ये राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं 2-2.5 दिन लगते हैं, 5-7 पन्ने लगते हैं। इतने के अंदर बेचारा राजस्थान का प्राचीन इतिहास हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है। वैसे बेसिकली जब हम हिस्ट्री को बांटते हैं तो यदि मैं ये कहूं कि जो काल विभाजन किया जाए तो सबसे पहले हम एक बोलते हैं पाषाण काल, फिर एक आती है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आती है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, फिर आता है महाजनपद एरा, फिर सीधे सीधे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल। हम बेसिकली इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वापस आप देखना, पाषाण काल या स्टोन एज कहिए आप इसको। शुरुआत का मनुष्य जब पत्थरों का प्रयोग किया करता था, वो जो कंडीशन है उसको पाषाण काल कहा गया। आप कहोगे सर वो पत्थर का क्या करता था? तो पत्थरों से शिकार किया करता था, पशु को मार लिया करता, किसी को कच्चा ही खा लिया करता था उसको। एक बार उसने कोई पशु को मारने के लिए पत्थरों को तीखे कर करके रखता था, पेबुल बना लिया करता था। पेबुल बोलते थे ऐसे पत्थरों को। आगे से तीखे करने सीख गया था। एक बार कोई भाटा उसने किसी पशु के मारा, पशु तो बेचारा घायल होकर गिर गया, मर गया वहां पे पशु। तो पत्थर किसी पहाड़ी के टकराया या दूसरे पत्थर के जाके टकराया, आग लग गई। वो जो उसने मारा था शिकार, वो और उसमें जल गया। वो भाग के गया, उसको लगा रही आज ये नया कोतक है। पास गया तो तपन और महसूस हुई, बुझी थोड़ी देर के अंदर, वो थोड़ी बहुत आग लगी होगी। और उस दिन जब उसने वो पशु खाया, उसे इंटरेस्ट अलग ही आया, उसको लगा रोस्टेड है आज, तो आज मामला सही है। तब उसके समझ में आया कि यार ऐसे बाटे से बाटा भिड़ाऊं तो आग लग सकती है, और आग के अंदर यदि मैं किसी चीज को जला लूं तो उसका टेस्ट, उसका स्वाद अलग हो जाता है। उस आग में जली हुई यदि उसने कोई घास फूस भी खाई तो भी उसको टेस्ट में उस दिन अलग से इंटरेस्ट आया। तो पाषाण काल में बेसिकली एक तो वो पत्थरों से शिकार किया करता था, और इसी चक्कर में उसको आग की खोज हो जाती है, वो आग की खोज कर लेता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ा आविष्कार कोई शुरुआती दिनों का माना जाता है तो अग्नि का आविष्कार माना जाता है। तो हम उस पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि जब शुरुआती मनुष्य पत्थरों को हथियार बना के अपने कामकाज किया करता था, तो वो कौन कौन सी जगह थी, क्या क्या उन जगह से अपने को मिलता है, कुछ वो चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि भारत में फिर हमें एक बड़ी सभ्यता दिखाई देती है। प्रारंभ में उस सभ्यता के जितने भी साइट्स मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास में मिले थे, इसलिए हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आगे की जो जानकारियां वो हमें वेदों से मिलती है, इसलिए वेदों से जानकारियां मिली, इसलिए उस वाली सभ्यता का हमने नाम वैदिक सभ्यता, वैदिक काल दे दिया। जब छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए थे, जनपद बनने शुरू हो गए थे, राज्य को जनपद बोलते हैं। एक स्थिति ये आई जब वो जनपद मिल मिल के बड़े बड़े जनपद हो गए, महाजनपद हो गए। भारत में 16 बड़े महाजनपद हो जाते हैं, उन महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। बाद में उन 16 महाजनपदों को एक महाजनपद खा जाता है, वो महाजनपद था मगध। उस मगध पर कब्जा एक वंश कर लेता है, मौर्य वंश कर लेता है, इसलिए मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्यों के पतन के बाद फिर भारत एक बार खंडित हो गया था, अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। किसी एक वंश से हम उसको डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा कि मौर्यों के बाद का समय है, तो हमने उसको मौर्योत्तर काल कह दिया। एक बार फिर भारतवर्ष को पुनः एक ही सूत्र में बांधने के लिए गुप्त सम्राट आ रहे थे, इसलिए वो काल गुप्त काल है।
गुप्तों के बाद में एक बार फिर हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, सामंतवाद देखने को मिलता है, टूटन देखने को मिलती है, खंडित होता है भारत। हम कहते हैं पोस्ट गुप्ताज पीरियड है, गुप्तोत्तर काल है। बेसिकली हम बड़े बड़ी सी ये बातें पढ़ेंगे इस दौरान। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, सिंधुगढ़ सभ्यता के बारे में, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर। खूब सारी चीजें जब आप एंशिएंट पढ़ोगे तो एंशिएंट में शुरू में समझाया जाएगा इनके बारे में और क्या है, कब